जो आइसोटोप्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका खाली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है, और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे लाई करते हैं, न्यूक्लियस में या आउटसाइड दी न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, एक एटम में न्यूक्लियस कहाँ पे लाई करते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे लाई करते हैं एक एटम में, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर। राइट। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है उनका, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो उनमें डिफरेंट होते हैं, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उनमें होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, हम लेते हैं क्लोरीन एटम की एग्जांपल। क्लोरीन जो है इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, क्लोरीन जो होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 17 होते हैं। सो दैट इसका जो एटॉमिक नंबर होता है सारे क्लोरीन का वो कितना होता है, वो 17 ही होता है, क्योंकि वो हम किससे डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो अगर हम देखेंगे क्लोरीन जो होता है इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 18 होते हैं कुछ क्लोरीन एटम्स में। लेकिन ऐसे भी क्लोरीन एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो वेरी कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन दोनों एटम्स में वो सेम होते हैं। देयरफॉर अगर हम मास की बात करेंगे, मास नंबर की बात करेंगे, किसके बराबर आएगा मास नंबर, मास नंबर किसके बराबर आएगा, किसके बराबर है मास नंबर, ये आपने पढ़ा है इससे पहले। मास नंबर बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर ये एक क्लोरीन एटम है मेरा और ये दूसरा क्लोरीन एटम है मेरा, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही डिफरेंट है, यानी इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है दोनों का, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में 17 है। लेकिन अगर हम मास नंबर या एटॉमिक मास की बात करेंगे, ऐड कीजिए यहाँ पे 18 प्लस कितने आएंगे 17, कितना हो गया 18 प्लस 17 कितना आता है 35, राइट। और दूसरा अगर हम निकालेंगे दूसरे क्लोरीन एटम का 20 प्लस 17 किसके बराबर 37 के बराबर, ठीक है, किसके बराबर आ रहा है 37 के बराबर। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एटॉमिक मास है या जिसको हम मास नंबर बोल रहे हैं वो डिफरेंट है, बट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है दोनों का। तो जो क्लोरीन एटम है पहला क्लोरीन एटम उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 35 निकला, या हम बोलेंगे मास नंबर जिसका 35 निकला। क्लोरीन नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर हम लिखते हैं एटॉमिक मास, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। ये हो गया एक क्लोरीन एटम, कौन सा क्लोरीन एटम जिसका एटॉमिक मास 35 है, और दूसरा क्लोरीन एटम जिसका एटॉमिक मास 37 है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये एरो। ठीक, तो ये हमारा एक आइसोटोप, ये दूसरा आइसोटोप है इसका। यानी क्लोरीन जो होता है उसके क्या होते हैं, उसके दो आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, एक क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35 है और दूसरा क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास क्या है 37 है। अगर हम डायग्रामेटिकली दोनों को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम क्लोरीन 35 की बात करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, Cl35 भी हम लिख सकते हैं ऐसे, या हम इस क्लोरीन को लिख सकते हैं Cl37। इससे हमें पता चलता है कि ये क्लोरीन 35 आइसोटोप है और ये क्लोरीन 37 आइसोटोप है, ठीक है। अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे क्लोरीन 35, पहले न्यूक्लियस में क्या हम दिखाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं 17 प्रोटॉन्स है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 18 न्यूट्रॉन्स है, हमने अभी देखे। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर शेल्स में आप भर सकते हो, ठीक है, वो आप खुद से भरोगे वो शेल्स में। सिमिलरली अगर हम दूसरे क्लोरीन एटम की बात करेंगे, दैट इज क्लोरीन 37 आइसोटोप, उसको हम कैसे डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं, 17 प्रोटॉन्स और 20
न्यूट्रॉन्स, और फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें 17 होते हैं, प्रोटॉन्स भी इनमें कितने होते हैं, प्रोटॉन्स भी इनमें 17 ही होते हैं। बट यहाँ पे डिफर क्या कर रहा है, यहाँ पे खाली एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहे हैं बेसिकली। और फिर हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या हो सकती है और आइसोटोप्स की पहली डेफिनेशन कि आइसोटोप्स एटम्स होते सेम एलिमेंट के जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट उनका डिफरेंट मास नंबर होता है। दूसरी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटोप्स जो होते हैं वो एटम्स होते सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। ठीक है, और ये डिफर क्यों कर रहे हैं मास में, ड्यू टू डिफरेंस इन दी किसमें, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफर कर रहे हैं। ठीक है, एक में आता है एटॉमिक मास 35 यूनिट्स और दूसरे में कितना आ रहा है एटॉमिक मास 37 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे जो आइसोटोप्स होते हैं ये इनमें न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या होती है। अभी मैंने आपको न्यूक्लियस की कंपोजिशन दिखाई। न्यूक्लियस कंपोजिशन मतलब इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, इनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। अगर हम क्लोरीन 35 की बात करेंगे वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे, 18 है। ठीक, अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन 37 आइसोटोप, वहां पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो सेम है 17 प्रोटॉन्स बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां पे 20 आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन आइसोटोप्स को, या तो ऐसे सिंबल में जो हमने ऑलरेडी दिखाई है आपको कि सिंबल कैसे, नीचे एटॉमिक नंबर लिखना ऊपर एटॉमिक मास लिखना, या हम कैसे लिख सकते हैं इनको, या हम सिंपली क्या लिख सकते हैं क्लोरीन 35 या Cl35 लिख सकते हैं। और दूसरा आइसोटोप क्या है, क्लोरीन 37 या हम उनको सिंपली Cl37 लिख सकते हैं। तो क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स है, दो आइसोटोप्स है, एक तो क्लोरीन 35 द अनदर वन क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां पे 18 है, वेयर जो क्लोरीन 37 आइसोटोप है वहां पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 20 है। इट मींस कि यहाँ पे खाली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहा है जिसकी वजह से एटॉमिक मास वेरी कर रहा है इनमें, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे वो सेम होते हैं इनमें। अगर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखेंगे, आप हाइड्रोजन जो होते हैं इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का है दैट इज 1, लेकिन अगर हम बात करेंगे मासेस में डिफरेंट करता है। ठीक, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, दूसरे का होता है 2 एंड थर्ड वन का होता है 3। और इनको हम नाम भी देते हैं क्या, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो सेम बट एटॉमिक मास जिसका 1 होगा उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रोटियम। अगर हम प्रोटियम की बात करेंगे, जो प्रोटियम होता है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, अगर हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की बात करेंगे वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि देयर इज एन एक्सेप्शन, खाली हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, रेस्ट ऑफ द एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटियम जो होता है इसमें नंबर ऑफ, अगर हम देखेंगे मास जो आता है वो 1 आता है। कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, तो 1 + 0 1, इसलिए इसका एटॉमिक मास 1 आ रहा है। दूसरा अगर हम देखेंगे जिसका एटॉमिक मास 2 आ रहा है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, ये जो ड्यूटेरियम होता है इसका एटॉमिक मास 2 होता है। एटॉमिक मास 2 कैसे होता है, इसका मास नंबर 2 कैसे होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो 1 होता है प्रेजेंट। इस आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका एटॉमिक मास 2 आ रहा है। और ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट हम सिंपली करते हैं डी से, जहां पे भी आप डी देखोगे फॉर्मूला, और इसको हम बोलते हैं उस टाइम पे हेवी हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप D2O देखोगे, वाटर की फॉर्मूला H2O, अगर आप D2O देखोगे यानी यहाँ पे हेवी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इस केस में हम इसको हेवी वाटर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आइसोटोप क्या है हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक मास 3 है,
उसको हम ट्राइटियम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइटियम, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दी सिंबल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये काफी ज्यादा हेवी हाइड्रोजन आइसोटोप होता है क्योंकि इसका मास नंबर 3 होता है। मास नंबर कैसे इसका 3 होता है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम ही है, एक ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो वेरी कर रहा है, वो 2 आ रहा है। ठीक है, समझ आया। ये थे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ऐसे अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स देखेंगे, कार्बन जो होते हैं उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, दैट इज 6, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6, लेकिन इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 6 12 जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, दूसरा कार्बन 13 जिसका एटॉमिक मास 13 होता है, ऐसे ही तीसरा कार्बन 14 जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है। ठीक है, समझ आया। इसके बाद ऑक्सीजन की हम बात करेंगे। ऑक्सीजन जो होता है उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। क्या क्या आइसोटोप, एक ऑक्सीजन जिसका 16 एटॉमिक मास, दूसरा ऑक्सीजन जिसका 17 एटॉमिक मास, थर्ड ऑक्सीजन जिसका क्या होता है 18 एटॉमिक मास। ठीक है, अगर हम इसके बाद नियॉन की बात करेंगे, ठीक है, नियॉन जो होते हैं इसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। क्या क्या आइसोटोप, नियॉन इसका जो एटॉमिक नंबर दैट इज 10, बट इसका एटॉमिक मास फर्स्ट आइसोटोप का 20, सेकेंड आइसोटोप का 21 एंड थर्ड आइसोटोप का 22। 3 आइसोटोप्स होते हैं नियॉन के भी। ठीक है, अब जो ये आइसोटोप्स होते हैं, हमने देखा यहाँ पे खाली ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफर कर रहे हैं, यानी नंबर एटॉमिक मास में डिफर कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर में डिफर नहीं कर रहे हैं। तो जो ये सारे आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स की, इनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। आइडेंटिकल मतलब सेम केमिकल, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट में, वो डिपेंड करते हैं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। किस किस पे केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो सारे आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट के, उनमें सेम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम एक पर्टिकुलर, जैसे आप नियॉन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें सेम है, सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलर है। तो इन केसेस में क्या हम बोलेंगे, ये जो तीनों आइसोटोप्स है नियॉन के, इन तीनों के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी इन तीनों के क्या होते हैं, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। और वो हम किस बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, वो हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जो सारे आइसोटोप होते हैं एक एलिमेंट के, उनमें क्या होता है, उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनमें सेम आइडेंटिकल, हम बोलेंगे उनमें आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो सारे आइसोटोप्स होते हैं एक एलिमेंट के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल होती है, जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और देयरफॉर सारे आइसोटोप्स जो होते हैं उस एलिमेंट के, वो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। नॉट दैट नियॉन दिखाएगा हाइड्रोजन की तरह केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, नहीं। एक एलिमेंट के जितने आइसोटोप है, हम एक एलिमेंट की बात करें, जैसे हम नियॉन की बात कर रहे हैं, नियॉन के जो तीनों आइसोटोप्स है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, लेकिन हाइड्रोजन से डिफरेंट होगी। फिर जो हाइड्रोजन के खुद के 3 आइसोटोप्स होंगे, उन तीनों के क्या होंगे, उन तीनों के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, बट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, डिफरेंट फ्रॉम नियॉन के आइसोटोप से। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेंगे, क्लोरीन के आइसोटोप्स हम 2 लेते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लोरीन की एग्जांपल भी देती हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम क्लोरीन के आइसोटोप्स देखेंगे, एक था क्लोरीन 35, ठीक है, दूसरा क्या है क्लोरीन 37। सही है, अगर हम बात करेंगे दोनों में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कितने हैं, 17 है। ठीक है, तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, क्या आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के शेल में 2 8 देन 7, यानी तीनों के तीनों में जो इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, क्लोरीन 35 हम बात करें, या हम बात करेंगे क्लोरीन 37 की, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 7। तो अगर हम बात करेंगे जब आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इनमें सेम नंबर होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब इनमें सेम होंगे, हम यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। कोई मुझे बोलेगा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने प्रेजेंट है क्लोरीन में,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, आपने उस पे क्वेश्चंस भी किए हैं, आपको फिर भी नहीं याद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी। मैम 1 आएगा। 1 इसकी वैलेंसी है, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वैलेंसी, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर तब होती है जब मेटल का केस होगा। क्लोरीन यहाँ पे नॉन मेटल की हम बात कर रहे हैं, हमने कल ही पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उन केसेस में वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होते हैं, उनमें वैलेंसी बराबर होती है 8 माइनस नंबर ऑफ दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स 8 माइनस 7, तो वहां पे आएगा 1। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वैलेंसी 1 आएगी, बट इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 आएंगे। तो इनमें क्या होगा, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी। ठीक है, ये तो हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ये जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट की, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है, अगर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, जैसे हम बात करेंगे डेंसिटी की, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करते हैं एलिमेंट पे, उसका मास क्या है, क्योंकि जितना मास होगा उस बेसिस पे हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी कितनी है, उस बेसिस पे हम बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा, कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे बॉयल स्टार्ट करना करेगा। ठीक है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। तो वो सारे प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करते हैं। ठीक, अब अगर हम आइसोटोप्स की बात करेंगे, हमें पहले पता है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है, यानी यहाँ पे मास डिफरेंट आ रहा है। जब मास स्लाइटली डिफर कर रहा है, अगर आप मास देखोगे वो स्लाइटली डिफर कर रहा है, ज्यादा डिफर नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी इनकी डिफरेंट होती है। ठीक, समझ आया फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है। इसके बावजूद अगर आप देखोगे, मैंने आपको जो एटॉमिक मैसेज में पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जहां पे हमारा जो एटॉमिक मैस है वो फ्रैक्शंस में आता है, वो होल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन जो है इसका जो एटॉमिक मैस है हम लेते हैं 35.5 यूनिट्स। ठीक है, और जो कॉपर होता है इसका जो एटॉमिक मैस होता है दैट इज 63.5 यूनिट्स, यानी फ्रैक्शंस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, हमारे पास एज ए होल नंबर नहीं आ रहा है। जैसे हाइड्रोजन का 1 आता है होल नंबर, लेकिन जो यहाँ पे क्लोरीन या कॉपर की हम बात करेंगे, इनका जो एटॉमिक मैस है वो फ्रैक्शंस में आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, फ्रैक्शंस में क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन का एक आइसोटोप 35 है, दूसरा आइसोटोप 37, यानी एटॉमिक मैस यहाँ पे दोनों का वेरी कर रहा है। तो जो एटॉमिक मैस हम लेते हैं किसी भी एटम का, हम लेते हैं एवरेज दोनों का, यानी जो दोनों का एटॉमिक मैस है, जब हम उनका एवरेज लेते हैं, जो एवरेज हमें मिलता है वही हम कंसीडर करते हैं इस क्लोरीन का एटॉमिक मैस होता है। क्या होता है, एटॉमिक मैस होता है। अगर हम देखेंगे जो हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, जो क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 35 जो है ये नेचर में प्रेजेंट होता है 75%। ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करेंगे क्लोरीन 37 की, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है एज ए 25%। तो जब हम दोनों का एवरेज लेंगे, कैसे हम एवरेज लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा, हम पहले क्लोरीन 35 की बात करेंगे, उसका मास कितना है 35 है, और कितने परसेंट में प्रेजेंट है 75%, दैट इज 75 डिवाइडेड बाय 100। 75% किसके बराबर होता है 75 डिवाइडेड बाय 100, प्लस जब हम एवरेज लेंगे तो हम प्लस करेंगे, दूसरे का एटॉमिक मास कितना है 37 है, मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंट कितना है 25 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, आप कैलकुलेटर से अगर करोगे ये सारा जो है ये आएगा 26.25, और ये वाला जो आएगा ये हमें आएगा 9.25 के बराबर, और टोटल आएगा 35.5 यूनिट्स। इसलिए जो क्लोरीन होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 यूनिट्स होता है। यानी हम क्या करते हैं, हम एवरेज लेते हैं। एवरेज किस बेसिस पे लेते हैं कि इनका नेचर में कितना परसेंटेज अवेलेबल है, एक आइसोटोप जो हमारा उसका नेचर में कितना परसेंटेज अवेलेबल है, उसको कैलकुलेट करके हम उनका एवरेज लेते हैं। एवरेज पे हमें पता चलता है कि जो क्लोरीन है इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 35.5 यूनिट्स। समझ आया,
अगर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक कंपोजिशन दी गई है न्यूक्लियर की दो एटॉमिक स्पीशीज की, एक है एक्स दूसरा है वाई। एक्स जो है वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज 6 और वाई के भी 6 है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इसमें 6 दिए गए बट इसमें 8 दिए गए हैं। तो अगर हमें बोलना है कि मास नंबर क्या है एक्स एंड वाई का, ठीक है, और इन दो स्पीशीज के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे जो एलिमेंट्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपस में। सबसे पहले हमें मास नंबर कैलकुलेट करना है। मास नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक्स का निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 इक्वल टू 12, वाई का निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, टोटल कितना आता है 6 + 8 14, यानी एक्स स्पीशी जो है इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास है दैट इज 12 यूनिट्स, या हम बोलेंगे मास नंबर, सिंपली हम खाली सिंपली मास नंबर बोलेंगे, ठीक है। मास नंबर एक्स का 12 है, वेयर इज वाई का क्या आ गया हमारे पास मास नंबर 14 आ गया, यानी मास नंबर में ये वैरी कर रहा है। अगर हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर हम किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं 6। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है दोनों का सेम है। जब दोनों एलिमेंट्स का, दोनों एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। राइट। तो एक्स एंड वाई आपस में क्या रिलेशन दिखाते हैं, दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। और एटॉमिक नंबर 6 कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन। राइट तो दोनों स्पीशीज क्या है कार्बन, बट कौन कौन से, एक आता है हमारे पास कार्बन 12, दूसरा कौन सा आता है कार्बन 14 आता है, ठीक है, समझ आया। ये हो गई आइसोटोप्स की बात। इसके बाद अगर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। हमारे पास दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं, एक तो जो स्टेबल होते हैं, दूसरे अनस्टेबल। अब वो आइसोटोप जो अनस्टेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्यों, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके न्यूक्लियाई में, और वो इमिट करते हैं डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस, तो उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, या सिंपली हम रेडियो आइसोटोप्स उनको बोलते हैं। वहां से जो रेडिएशंस इमिट होती है उनमें क्या क्या पार्टिकल्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, या हो सकते हैं उनमें बीटा पार्टिकल, या उनमें क्या हो सकते हैं गामा पार्टिकल, ठीक है, गामा रेज हो सकते हैं। ये सारे इमिट होते हैं उन अनस्टेबल न्यूक्लियई से। किन के अनस्टेबल न्यूक्लियई के, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की अगर हम बात करेंगे उसमें आता है कार्बन 14, कार्बन 14 की हम बात करेंगे, हम आर्सेनिक 74, सोडियम 24, ठीक है, सोडियम 24 की बात करते हैं, आयोडीन 131, आयोडीन 131, कोबाल्ट जो होता है इसका आता है 60 वाला आइसोटोप, या यूरेनियम, यूरेनियम 235 जो होते हैं, ये कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। तो जो ये हाई एनर्जी रेडिएशन इमिट होती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, ये काफी हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं इनको हमें केयरफुली यूज करना होता है, ताकि हम सूटेबल प्रिकॉशंस लें और हमें प्रॉपर कंसंट्रेशन में लेना चाहिए इनको, ताकि हमें कोई डैमेज ना हो इनसे, हम उन डैमेज को अवॉइड कर सके। क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं इनके, मेडिसिन में इनके एप्लीकेशंस होते हैं जो डायग्नोज के लिए यूज करते हैं, स्टडी के लिए, या कुछ वेरियस एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए, या इसके अलावा जो पावर प्लांट्स होते हैं, इंडस्ट्री जो होती है, वहां पे भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है ये यूज किया जाता है एज ए फ्यूअल, किसमें, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के, उससे हम क्या जेनरेट करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी को जेनरेट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया जाता है जिसे यूरेनियम 235,
जो यूरेनियम 235 आइसोटोप होता है ये यूज किया जाता है वहां पे एज ए फ्यूअल उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ताकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। कैसे? जब यूरेनियम 235 को बॉम्बार्ड किया जाता है एक स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से, तो वहां पे क्या होता है, जो हेवी यूरेनियम न्यूक्लियाई होता है ये ब्रेक होता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में। ठीक है, जब हम इसको बॉम्बार्ड करते हैं ये क्या होता है, ये स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, और जब ये ब्रेक होता है वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। और वो हीट एनर्जी किसके यूज की जाती है, वो हीट एनर्जी यूज की जाती है वाटर को बॉईल करने के लिए, जो ये बिग बॉयलर्स होते हैं, ताकि स्टीम जनरेट हो सके। फिर जो वो हाई प्रेशर स्टीम होती है वो वहां पे टर्बाइंस को टर्न करती है, वहां पे जो टर्बाइंस लगे होते हैं उस पावर प्लांट पे उनको टर्न करती है, और टर्न जब ये टर्बाइंस टर्न करते हैं तो ये जनरेटर को रन करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये प्रोसेस है जहां पे बिग यूरेनियम 235 जो ब्रोक होता है स्मॉलर न्यूक्लियर में ताकि एनर्जी ऑब्टेन की जाए, इसको हम न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं, यानी जहां पे न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है इनटू स्मॉलर पार्ट्स में। ठीक है, ऐसे प्लूटोनियम 239 जो होता है वो भी यूज किया जाता है एटम बॉम्ब्स को बनाने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ये यूज होते हैं एज ए ट्रेसेस मेडिसिन में, ताकि क्या की जाए, डिटेक्ट किए जाए जो ट्यूमर्स की प्रेजेंस या ब्लड क्लॉट्स की प्रेजेंस ह्यूमन बॉडीज में। एक स्मॉल अमाउंट जो होता है रेडियो एक्टिव कंपाउंड का, जैसे ट्रेसर जो होता है उसको क्या किया जाता है ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, या सीधे ऑरली उसको दिया जाता है। ठीक है, मुंह से वो लेता है उसको। तो ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है ये बॉडी में मूव करता है, जैसे ये मूव करता है तो ये एक्यूमुलेट होता है एक एरिया पे जहां पे ट्यूमर होता है या ब्लड क्लॉट होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो एग्जैक्ट पोजिशन होती है एक्यूमुलेटेड रेडियो एक्टिव ट्रेसर की, उसको फाउंड किया जाता है किसकी वजह से, एक डिवाइस की वजह से, जीटर काउंटर बोलते हैं, उस वजह से उसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, और हमें पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर या ब्लड क्लॉट जो है वो कहां पे प्रेजेंस है। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट इज आर्सेनिक 74 जो होता है वो यूज किया जाता है एज अ ट्रेसर इन मेडिसिन में, ताकि उससे क्या किया जाए, ट्यूमर की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाए। और सोडियम 24 जो है ये इसको यूज किया जाता है एज अ ट्रेसर, ताकि ये ब्लड क्लॉट्स को क्या किया करे, डिटेक्ट करे। इसके अलावा अगर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करेंगे, यूज होती है किसके लिए, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, और ये हेल्प करता है एक डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए जिसका नाम है ग्वाइटर। ठीक है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करते हैं एज ए ट्रेसर, ताकि ये फाइंड करे क्या, किस रेट पे थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में आयोडीन ले रहा है। आयोडीन किसके लिए एसेंशियल होता है, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए एसेंशियल होता है, और इससे जो डिजीज होती है गोइटर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। कैसे, जो कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है वो यूज किया जाता है कैंसर को क्योर करने के लिए। जब हाई एनर्जी गामा रेडिएशन इमिट होती है कोबाल्ट 60 रेडियोएक्टिव आइसोटोप से, तो वो डिटेक्ट करते हैं कैंसरियस ट्यूमर जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, और फिर वो कैंसरियस सेल को क्या करते हैं, जला देता है, बर्न करता है, और उससे हम क्या करते हैं, जो कैंसर है उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ये इंडस्ट्री में यूज होते हैं किसके लिए, लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए। जो पाइपलाइंस होती है, गैस पाइपलाइंस, वाटर पाइप्स होते हैं, उनकी लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि चेक करे कि जो मेटल पाइपलाइंस है या जो सॉल्यूशंस होते हैं रेडियो आइसोटोप के, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन पाइपलाइंस में। ठीक है, तो जहां पे क्रैक होता है पाइपलाइंस में, तो रेडियो एक्टिव सोल्यूशन जो है वो वहां से लीक आउट हो जाता है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें लीक है। ठीक है, तो आपको समझ आया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ये था आइसोटोप्स के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, आइसोटोप्स में क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास डिफरेंट होता है। हियर आइसोबार्स में क्या होता है, उनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट उनका जो मास नंबर और वी कैन से एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है। अगर हम बात करेंगे आर्गोन, आर्गोन 18 और इसका जो एटॉमिक मास दैट इज 40। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 20 बट मास 40 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है दोनों का, बट इनका जो एटॉमिक मास है वो सिमिलर, तो इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। बार्स का मतलब प्रेशर, आइसो मतलब सेम यानी सिमिलर प्रेशर, आप ऐसे भी याद रख सकते हो आइसोबार्स में। आइसो मतलब सेम, बार्स मतलब प्रेशर जिनका सेम प्रेशर। आइसोटोप्स
सिमिलर, क्या उनका सिमिलर, टोप्स मतलब एटॉमिक नंबर। इसके अलावा अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 24, और इसके अलावा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एंड मास नंबर 24, दोनों का मास नंबर एटॉमिक मास सेम है, तो ये दोनों भी क्या है, आइसोबार्स है। समझ आया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन आइसोबार्स या आइसोटोप्स में? नो मैम। चलिए ठीक है, अभी कोई लीव नहीं करेगा, मैं पहले अटेंडेंस करती हूँ। कल के क्वेश्चंस किस किसने किए? जो जो बोलेगा आंसर उसकी अटेंडेंस मैं करूंगी, बाकी किसी की अटेंडेंस नहीं होगी। किस किसने क्वेश्चंस किए? जो जो कल प्रेजेंट था उनकी बात मैं कर रही हूँ। आसिला, शकीला, आपने किए हैं? यस मैम। मैं अभी ग्रुप की सेटिंग चेंज करूंगी। जिसने क्वेश्चन किया है वो सेंड करेगा पीडीएफ ग्रुप में, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे। रेस्ट स्टूडेंट्स की अटेंडेंस में नहीं करने वाली हूँ। जो जो प्रेजेंट थे कल के क्लास में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो नहीं थे कल के क्लास में प्रेजेंट, उनकी अटेंडेंस होगी। चलिए मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।